इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननी है सब बहन भैया ने रिसाले भाई की राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी और इसमें हम जो है ना कई डाल की बातें आपके गिला करा है, क्योंकि भाई मौसम भी कुछ जो है ना करवट बदले है आजकल देखने में आ रहा है, जो कि भाई गेहूं की फसल के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पर इसके साथ साथ जो है ना कुछ ऐसे भी जो है ना बातें देखने ना मिला है, जो हम खेती करा है उसमें कई डाल के खरपतवार भी पैदा हो जाए, और भाई इनका देखभाल करना बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि भाई खरपतवार का अगर ध्यान नहीं करेंगे तो भाई खेती जो हमारी जो है ना कम होगी, पैदावार भी कम होगी, और इसका असर भाई खेती पर तो पड़ेगा खरपतवार का। तो भाई आज हम जो है ना बात कर रहे हैं कि जो निराई गुड़ाई के जो यंत्र हैं उनकी देखभाल किस तरह करनी है। किसान भाइयों, कई बार जो है ना किसान ने सोचा है कि हम भाई जो इतना खरपतवार हो जाए, कई बार देखा है धान में जाम जा है, या भाई गेहूं का जिक्र करें उसमें भी पैदा हो जाए, और दूसरी फसलों ने देखा है उनमें भी जो है ना खरपतवार काफ़ी तरह जो है ना पैदा हो जाए। पर भाई कई तरह इसको निकालना बड़ा ज़रूरी हो जाए। अगर हम भाई फसल में निराई गुड़ाई अच्छी डाल कर लेंगे तो भाई देखो फसल की जो उत्पादकता है या खर्चा है, उसके ऊपर जो ओन लग रहा है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसके ऊपर भाई असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि जो है ना किसान भाई फसल जब उगावा है उस टाइम जो है ना कई डाल की परेशानियों का सामना भी करा है। खास करके देखा है कि खरपतवार ज़्यादा होता है, जो पौधे की जो पौष्टिक तत्वों की जो आवश्यकता पूरी करनी है ना, वो बड़ी मुश्किल हो जाए। क्योंकि किसान ने सोचा है कि हम जो है ना भाई फसल न खाद भी दे रहे हैं, दवाइयाँ भी गिर रहे हैं, फिर भी भाई जो बढ़ रही है जो फसल वो अच्छी तरह नहीं पैदा हो रही। पर क्यों नहीं हो रही भाई? क्योंकि जो खरपतवार हैं, जो पौष्टिक तत्व हम उन्हें दे रहे हैं, आध तक तो वही चूस जाए, वो ले जाए, जिससे फसल भाई कमज़ोर पड़ी रहा है। तो इस तरह हमने क्या करना है कि कई तरह के जो है ना आजकल आधुनिक समय में देखा है कि एक तो भाई हाथे चलने वाले भी जो कुछ यंत्र आगे हैं, ट्रैक्टर से चलने वाले भी आगे हैं, और भाई इंजन से चलने वाले भी कई डाल के मशीन आ गई, जिससे आप जो है ना खरपतवार ना काबू में भी कर सके हैं, और भाई फसल बढ़िया ले सको हो। जिक्र कर लें जिस तरह के एक नाम है व्हील हैंड हो, यानी कि भाई हाथे चलाने वाला एक आड़ा है, और यो जो है ना यंत्र बहुत ही साधारण सा यंत्र है, जिस तरह कतारा वाली जो फसलें हैं, जिस तरह मूंग का जिक्र करें, गुआर है, उड़द है, मोठ है, बाजरा है, कपास है, सरसों, चना, अरंड, गेहूं, गन्ना और भाई सब्जियां में इसका उपयोग करके आसानी से खरपतवार न निकाल सका है। क्योंकि भी जो ये हल है इसमें 40 सेंटीमीटर व्यास का एक साइकिल का पहिया हुआ है, और जो लोहे के ढांचे से जुड़े हुआ साधारण सी मशीन बना रखी है यो, और इसके पीछे भाई 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर चौड़ा एक लोहे का फाड़ा लगे हुआ जो खरपतवार ना उखेड़ने का काम करा है। और भाई जो व्हील हैंड हो है, इसको चलाने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो है ना फाड़े की अपेक्षा भाई बहुत कम थकान हुआ है। कई बार हम देखा है कि कशी दे काटा है, खुरपे दे काटा है, तो उसमें थोड़ा जोर लगता रहा है। पर भाई औसतन जो है ना एक दिन में लगभग 0.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में आसानी से इससे काम करा जा सका है। और इसका भार लगभग कई ग्राम भाई ज़्यादा वजन वाला भी नहीं आयो, क्योंकि भाई 6-7 किलो के करीब हुआ इसका भार भी, और ये खुरपी के मुकाबले भाई 5-6 गुना तेजी से काम भी कर दे है। साधारण सी मशीन बना रखी भाई खरपतवार काटने खातर। एक और है भाई इंजन से चलने वाला वीडर, और भाई यो 3 हॉर्स पावर का इंजन
तय जो है ना, जो शक्ति ले है। इंजन की शक्ति इसमें लगी एक वी बेल्ट है और चैन यंत्र रचना की सहायता से यू ग्राउंड व्हील तय देवा है। और यह सभी प्रकार की रचना जिस तरह के लोहे के ढांचे पर रखी हुआ है और ढांचे के पिछले जो हिस्सा है उसके ऊपर लगी हुआ है। तो इससे जो है ना, चौड़ी फसलों की कतारों की चौड़ाई के अनुरूप रखा जा सका है, क्योंकि भाई इसमें गहराई को ऊपर और नीचे करने के लिए जो स्वीप के पीछे वाला पहिया है वो लगा रहा है, जिसका टेल व्हील भी कह है, या कि पीछे वाले हिस्से को। और इंजन चालित जो वीडर है इसके काम करने की जो अक्षमता है भाई 0.75 तक लेकर 0.80 हेक्टेयर प्रतिदिन है। और ये यंत्र कहाँ काम करा है भाई? गन्ने की फसल में, कपास में, अरंड में, और दलहन वाली जो फसलें हैं या भाई सब्जियां हैं जिनमें कतार से कतार की दूरी लगभग 45 सेंटीमीटर की है, उनमें आसानी से यो जो है ना काम कर सका है। एक और है इसमें भाई, एक ये तो है भाई इंजन वाली बात। एक और इसमें एक स्वीप मशीन आ रही है, जिस तरह के स्वीप तय कम गहराई वाली खरपतवार को आसानी से नष्ट कर सका है। जिस तरह के ट्रैक्टर चालित उपयुक्त यंत्र है, तो स्वीप में क्या है कि भाई एक जिस तरह के एक रहे, इसमें एक सोल लगे हुआ, सोल के बीच में दूरी फासले की कतार की दूरी के अनुरूप कम या ज़्यादा कर सका है। और फसलों के अनुरूप भाई सोल में भी बदलाव कर सका है, क्योंकि जो सोल है भाई उसको आसानी से आप बदल सको हो। और एक दिन में लगभग 1.25 से लेकर 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र तक काम कर सका है। इसको चलाने के लिए भाई 35 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की जरूरत पड़ा है। और एक और है भाई ट्रैक्टर चालित रोटरी वीडर है, यो भी एक मशीन है। इस रोटरी वीडर तय जो है ना, चौड़ी कतार वाली जो फसलें हैं या भाई सब्जियां हैं, उनकी खरपतवार जो है ना अगर उसमें पैदा हो जाए तो उसको बड़ी आसानी से नष्ट कर सका है। और इसमें मशीन की जो चौड़ाई है भाई लगभग 200 से लेकर 240 सेंटीमीटर और भाई 65 से लेकर 90 सेंटीमीटर के जो है ना भाई कतार तक कतार के बीच की दूरी और कम और ज़्यादा आसानी से आप इसमें कर सके हैं। बड़ी फ़ायदेमंद मशीन है और इसमें भाई खरपतवार भी इससे निकाल सको हो। और भाई मशीन को काम करते समय लगभग 2 से लेकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से इससे जो है ना इसको चला सका है। और इस रोटरी वीडर की जो ताकत है 60 से लेकर 80% आंकी गई भाई। क्यों? क्योंकि इसमें भाई 70 से लेकर 75% मजदूरी और हाथ से उखाड़ने वाले जो हम कोशिश कर रहे हैं खरपतवार निकालने में, उसके मुकाबले 50 से लेकर भाई 60% तक इसमें बचत होगी। और भाई यंत्र की देखभाल किस तरह करनी है आपने, यह बात भी आपने बता दें लगे हाथ, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है भाई। हमने यंत्र लिए सारे, हमने खेती में काम कराया, नहीं ना सोचो कि भाई हमने इन मशीनों का प्रयोग कर लिया क्या घर ऐसे ही खड़ी करते हैं। भाई देखो इनकी साफ़ सफाई करनी बड़ी ज़रूरी हो जाए, क्योंकि हमने फिर भी काम लेना है इन यंत्रों से। तो जब भी आवें भाई, जब काम ख़त्म हो जाए तो आपने जो है ना इसमें ग्रीस दे कर, जड़ा भी ग्रीस देने की जगह है ओड़ा ग्रीस दें। और मशीन में लगे जिस तरह के नट बोल्ट हैं, समय समय पर भाई कई बार देखा है काम कर देना ढीले हो जाए तो उनको भाई चाबी पाने के लिए सार भी लें। साफ्ट में जो बैरिंग लग रहा है भाई, उसमें समय समय पर देख दे रहे हैं भाई ये इसमें चिकनाहट लग रही है कि नहीं, तो उसमें भी ग्रीस दे रहे हैं। और जरूरत पड़ा भाई तो ख़राब हो जाए तो बैरिंग जो है उसको बदल भी दें, ये भी अपना ध्यान रखना है मशीना में। और काम के समाप्त होने पर भाई जो रोटी वीडर के जो गियर बॉक्स है या चैन सेट है उसने खोल कर रख दो, अच्छी तरह साफ़ करके तेल इत्यादि ला कर भाई उसने अपना संभाल कर रख लो। और यंत्रों के ज़मीन तक संपर्क होने वाले जितने भी भाग हैं, कई बार देखा है कि जो नीचे चलेंगे तो भाई धार समय समय पर तेज़ कर देना चाहिए, क्योंकि भाई खरपतवार है भाई जो यंत्र चलेगा उनकी धार भी भाई कम हो जाए तो उसको भाई धार लगा लें, जिससे जो है ना अच्छी तरह उसको भाई रगड़ के उसको तेज़ कर लें। अगर ज़रूरत पड़े तो भाई नहीं काम कर रहा है तो उसको नया बदल दें। मौसम का प्रभाव ना पड़े भाई, इसके लिए क्या करना है कि अपना प्लास्टिक या भाई टिन की छत लगी जो सूखी जगह है थोड़ा स्टैंड में जो है ना सारे यंत्रों का अपने रखना है संभाल कर, ताकि भाई वो काम कर सकें अगली बार भी। क्योंकि मौसम कई बार हुआ देखा है कि चुमासे का मौसम हो जाए और उसमें जो है ना भाई जर इत्यादि लग जाए तो उसमें भाई अच्छी डार्क ग्रीस दे कर तेल लगा कर उनको भाई अपने जो यंत्र हैं उन्हें संभाल कर रखें, ताकि भाई फिर समय आवा जब खरपतवार निकालें तो भाई फिर काम करें। तो भाई इस तरह आपने जो निराई गुड़ाई के जो यंत्र हैं उनकी देखभाल करनी बड़ी ज़रूरी है। और भाई ये तो हमने बात कर ली कि निराई गुड़ाई यंत्रों की देखभाल क्यों कर करें, कौन कौन से यंत्र हैं इनका जिक्र करें। और ई भाई लगे आज जिक्र करते हैं भाई मौसम का।
भाई मौसम देखो ठंड बढ़ गई है, इस बात का भी ध्यान रखें भाई। और भाई थोड़ी सर्दी में भी बचा के रखा अपने आप ने। और इसके साथ साथ भाई जो हमारी गेहूं की फसल है उसके लिए बहुत बढ़िया है जो सर्दी पड़ रही है। और तापमान का जिक्र करें तो भाई आज का अधिकतम तापमान रहा है 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। और कल हम भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल का कार्यक्रम रहेगा हमारा अन्नदाता। और भाई उसमें हम जो है ना जिक्र करेंगे, एक तो करेंगे भाई चर्चा जल संरक्षण के लिए आधुनिक यंत्र और विधियां पर। इसके साथ साथ भाई आज के निश्चित में बात करेंगे मोटे अनाज के महत्व के बारे में। और भाई जानकारी भी देंगे भाई है ना फसल विविधीकरण योजना पर। और भाई ये तो हमने कल का कार्यक्रम बताया भाई यहाँ तय, कल ना भाई जरूर सुनेंगे। और भाई ईब जो है ना भाई करावेंगे भाइयों का मनोरंजन। तो पहला सुन लें ये लोकगीत और भाई बाकी बातें भी साथ साथ करते रहेंगे। हरदा पाटक रावण लाग गया नाड़ तले में गोली एरी पसगर की बताने सुन के रानी भी ना पलम भेद दई पलम भेद दई ये दो दूर साड़ी में एक साड़ी में सब शान की
धरण में कोई पाप की पोल नहीं फिर रानी बनी की सदेव की माया मेरे पति में खोल नहीं से पति गरम तपट के और कोई रोज नहीं से मेरा पति मरता है गरम तपट मेरा पतिव्रता का धर्म पतिव्रता का धर्म वहाँ जेल पति का होली और भाइयों ये तो सुने अपना लोकगीत गायक कलाकार थे रमेश कुमार सैनी व साथी। और अब भाई बात करेंगे नई फसल नई उमंग में कि भाई जो बेर के बाग हैं उनकी देखभाल किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि भाई आगे आने वाला समय जो रहेगा फरवरी में मार्च में बेर आ जाएंगे। और भाई बेर जब आवेंगे जब हम इसके जो बाग हैं आजकल देखा है कि बेर जो है ना भाई छोटे छोटे लग रहे हैं और इसकी देखभाल करना बड़ा ज़रूरी हो जाए, क्योंकि बेरा के मैं भाई कई बार देखा है कि जो सफ़ेद चूर्णी रोग है या अल्टरनेरिया झुलसा रोग है, काजली रोग है और कई तरह के रोग भाई रतुआ है, लीफ रस्ट या भाई फलगलन का रोग है, इस डाल के रोग बेर में जो है ना लाग जा है और जिससे जो है ना फसल काफ़ी तरह जो है ना प्रभावित होएगी। और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भरपूर पैदावार लेने के लिए भाई कई तरह के जो है ना तरीके अपनाने भी पड़ेंगे। सफ़ेद चूर्णी जो रोग है भाई फल पर जगह जगह आटे जिस तरह के सफ़ेद सा चूर्ण का जमे होना इस रोग की मुख्य पहचान है। फल की जो सतह देखा हाथ रगड़ का देखेंगे उसके ऊपर ना फेर क्या देखेंगे तो खुरदरा लगेगा, तो फलों की बढ़वार रुक जाएगी इस तरह और फल छोटे रह जाएंगे और पैदावार में भारी कमी आ जाएगी। इसके नियंत्रण के लिए भाई सफ़ेद चूर्णी रोग के लिए क्या करना है आपने 0.1% कैराथेन या भाई 0.2% सल्फेक्स का फूल निकलने तय ठीक पहला इसका छिड़काव और जब फल जो है ना मटर के दाने के बराबर हो जाए तब दूसरा छिड़काव करना जरूरी है। इसके बाद भाई 15 दिन के थोड़ा सा बिचाड़ा देकर 2 छिड़काव और कर दें। और भाई जब न्यू देखा है ना भाई बढ़िया जो नियंत्रण में आ गया तो फफूंदनाशक घोलते सभी फलों का तर हो जाना जरूरी है। तो क्योंकि भाई अगर हम दवाई छिड़केंगे तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे किसान भाई। एक रोग और लग जाए इसमें झुलसा रोग, तो इस रोग के कई कारण है यू खास करके भाई जनवरी फरवरी में जो है ना देखने में मिलेगा अपने। इसमें पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे नजर आएंगे और जो है ना जो रोगग्रस्त पत्तियां हैं वो झुलसी रहेंगी। इस रोग तय बेर की जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसकी रोकथाम करनी है 0.2% डाइथेन M45 या भाई एंडोफिल M45 के घोल का छिड़काव करना है और दूसरा छिड़काव 15 दिन के अंतर पर करना है। एक रोग और है बेर में, वो है भाई काजली रोग। इस रोग में पत्तियों का जो निचला भाग है उसके ऊपर भाई काले रंग का चूर्ण देखा जा है, पत्तियां पीली होकर जल्दी नीचे गिर जाएंगी। इस तरह पैदावार के ऊपर काफ़ी प्रभाव तो रहेगा और भाई कमी भी आवेगी। इसका नियंत्रण क्यों करना आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेनी है 0.3% और इसका जो घोल बना कर छिड़काव करना है। तो भाई इस रोग के ऊपर आप नियंत्रण पा सको हो।
एक रोग और है जिसमें भाई क्लेडोस्पोरियम लीफ स्पॉट बोलते हैं। इस रोग तय भाई गहरे भूरे या काले रंग के धब्बे पत्तियों की जो निचली सतह है उसके ऊपर या पत्ते के ऊपर हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे या भाई काले रंग के धब्बे आपने दिखाई देंगे। एक और रोग है रतुआ या लीफ रस्ट। यूँ नारंगी या भाई भूरे रंग के छोटे छोटे कील जो है ना पत्तियों की निचली सतह पर बने होंगे। रोग तय प्रभावी जो पत्ते हैं उनका रंग भूरा या गहरा भूरा हो जाएगा, ये दिखेगा आपने। इसको आपने नियंत्रण करना है। जिस तरह के क्लेडोस्पोरियम लीफ स्पॉट है, रतुआ या लीफ रस्ट है, इसकी रोकथाम के लिए 0.2% मैनकोजेब नामक जो दवाई है उसका छिड़काव रोग के लक्षण जब दिखाई दें जब कर दें और भाई 15 दिन के अंतर पर फिर दोबारा कर दें तो जो है ये नियंत्रण इस पर पा सकोगे। फल गलन का जो रोग है इसमें क्या है कि जो हल्के भूरे रंग के धब्बे फलों के निचले हिस्से पर बनेंगे और नज़र भी आवेंगे। धब्बे के ऊपर छोटे छोटे काले दाने दिखाई देंगे। इसको जो है ना आपने किस तरह काबू में करना है, इसकी रोकथाम के लिए 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसका घोल बनाकर और फिर आपने इसके ऊपर पौधे जितने भी आपके बेर के जो पेड़े हैं उनके ऊपर छिड़काव करना है। तो भाई इस रोग तभी आप उसको काबू में करके और बेर जो है ना बिल्कुल स्वस्थ बढ़िया आपने पैदा करने हैं। क्योंकि भाई जो बेर के जो पौधे हैं वो स्वस्थ होंगे, बेर बढ़िया लगेंगे और उन्हें तोड़ कर जब वो पक जाएंगे बाजार में लेकर जाओगे तो काफ़ी मुनाफा आपको मिलेगा। और भाई एक थोड़ी से और जिक्र कर दें, जानकारी दे भैया ना राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में। तो भाई जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भाई 14 जनवरी 2025 को नई दिल्ली से हल्दी जो बोर्ड है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसका उद्घाटन कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाई अक्टूबर 2023 में इसके गठन की घोषणा भी करी थी। तो अब हल्दी को भाई मसाला बोर्ड तक बाहर निकाल कर हल्दी के लिए एक विशिष्ट बोर्ड बना दिया है। इसके राष्ट्रीय जो हल्दी बोर्ड इसके काम के हैं, एक तो भाई हल्दी से संबंधित मामलों पर नेतृत्व प्रदान करना और भाई प्रयासों को बढ़ाना भी है। क्योंकि हल्दी का जो क्षेत्र है इसको विकसित करना है। प्रगति में मसाला बोर्ड और अन्य जो सरकारी एजेंसियां हैं इनके साथ अधिक समन्वय स्थापित करना है और सुविधा भी देनी है। हल्दी के आवश्यक और भाई चिकित्सीय गुण के बारे में जागरूकता भी पैदा करनी है। हल्दी का उत्पादन बढ़ाने के तरीके और भाई नए बाजारों में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रसद और आपूर्ति श्रृंखला को भी बढ़ावा देना है। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्देश्य क्या है भाई, इसके बारे में जागरूकता और उपभोग को बढ़ाना और निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करना, नए उत्पादों में भाई अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देना है। मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए भाई पारंपरिक ज्ञान को भी विकसित करना है और देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों का विकास और भाई वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है। तो इस करके भाई इसका निर्यात भी आपने बढ़ाना है। हल्दी बोर्ड हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत बढ़ाएगा, निर्यात बढ़ाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करेगा। भारत से जो है ना हल्दी का निर्यात भाई 2030 तक बढ़कर $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। हल्दी क्षेत्र के विकास और वृद्धि में जो है ना मसाला बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक समन्वय की सुविधा प्रदान करेगा। बोर्ड गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों और ऐसे मानकों के पालन को भी प्रोत्साहित करेगा। बोर्ड मानवता के लिए भाई हल्दी की पूरी क्षमता की सुरक्षा और उपयोगी दोहन के लिए भी कदम उठावेगा। तो भाई ये तो करिए हमने हल्दी बोर्ड के बारे में बात। और भाई किसान कॉल सेंटर की जानकारी देते हैं भैया ना। किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। ये जानकारी देंगे भैया ना प्राकृतिक खेती में हींग और लहसुन आधारित फफूंदनाशक दवा के बारे में। भाई हींग दवा आधारित जो इस तरह के करा है हम हींग बड़े फ़ायदेमंद है। क्योंकि भाई जो हींग आधारित दवा है वो आपने किस तरह बनानी है, एक तो आपने जो सामग्री लेनी है वो 5 किलो गोबर लेना है, 7 लीटर गौमूत्र, 5 लीटर पानी, 200 ग्राम हींग और भाई 150 ग्राम चूना और 500 ग्राम गुड़। बनाना क्यों कर है आपने 5 किलो गोबर में 5 लीटर पानी,
7 लीटर गौमूत्र और भाई 500 ग्राम जो गुड़ है वो मिलाना है। 4 दिन तक आपने इसको ढक के रखना है। हर रोज सवेरे शाम गुड़ को भाई एक लकड़ी तय हिलाना है ताकि वो अच्छी तरह घुल जाए। और 5वें दिन गुड़ में 200 ग्राम हींग और भाई 150 ग्राम चूना मिला के फिर 4 दिन तक ढक के रखें। और भाई 10वें दिन इसे छान कर 50 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना। यो एक बहुत ही बढ़िया कीट और फफूंदनाशक है भाई। इसका प्रयोग आप जो है ना खेती में कर सको हो। किसान भाई भी नहीं जहाँ है कि भाई प्राकृतिक खेती बढ़िया हो, स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होने लग गए हैं। तो इसी तरह भाई एक और हम फफूंदनाशक बता रहे हैं अपना, वो है लहसुन। लहसुन ते दवा भाई किस तरह बनानी है। 500 ग्राम लहसुन का कोआ लेना है आपने। थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छे से इसको पेस्ट बनाना है। और भाई पेस्ट को निचोड़ करके पानी निकाल के और भाई पानी एक डब्बे में बंद करके इसको रखना है। इसके बाद लहसुन पेस्ट को भाई 200 मिलीलीटर मिट्टी तेल में रात भर डुबो कर रखें। या भाई दूसरे दिन फिर क्या करना है, तेल को छान लें और इसके साथ बंद डब्बा में जमा कर रखा था ना जो सा पानी वो मिला दें। फिर जो है ना भाई 10 साबुन अच्छे से मिला लें। यह स्टक दवा है। और भाई 5 से 10 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल कर फिर जो है ना खेत में स्प्रे करना है। यह लाही को नियंत्रण करा है और भाई एक अच्छा फफूंदनाशक का भी काम करा है। तो भाई इस तरह जो है ना प्राकृतिक खेती की जो दवाइयाँ हम भाइया ना बता दे रहे हैं, आप इन दवाइयाँ ना भाई अपने खेत में जरूर प्रयोग करके देखें ताकि भाई आपकी जो फसल है वो बढ़िया होगी, स्वस्थ होगी। और भाई इसी के गले हमारा जो कार्यक्रम किसान वाणी है यही संपन्न हो रहा है। रिसाले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।